दोस्तों, जो लोग बहुत अरसे से ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि एक न एक दिन हमारे देश में ऊंच नीच खत्म हो जाएगा, समानता और न्याय का राज आएगा, वो लोग जरा नेपाल की तरफ नजर घुमाएं। क्योंकि जब से नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह बने हैं, तब से नेपाल में एक नया युग शुरू हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे नेपाल में एक नया दौर शुरू हो गया है। जब से बालेन शाह को नेपाल का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है, तब से उनके फैसलों को लेकर काफी चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि वे लगातार सख्त और तेज फैसले ले रहे हैं। इसी बीच टाइम मैगजीन ने अपनी 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की है, जिसमें बालेन शाह का नाम शामिल बताया जा रहा है। वहीं एक और बात लोगों का ध्यान खींच रही है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी का नाम इस सूची में नजर नहीं आ रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या वजह है कि उनका नाम इस बार लिस्ट में नहीं है? क्या उनकी लोकप्रियता में कोई कमी आई है या फिर इसके पीछे कोई और कारण है? और साथ ही यह भी सवाल है कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री को इस लिस्ट में जगह क्यों मिली है। दोस्तों, आज हम इन्हीं मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि एक अलग खबर में एक ईरानी महिला को मौत की सजा क्यों सुनाई गई। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं टाइम मैगजीन की उस लिस्ट की, जो हर साल दुनिया के प्रभावशाली लोगों को लेकर चर्चा में रहती है। इस बार भी लिस्ट जारी हुई है और इसमें दुनिया के कई बड़े नेताओं के नाम शामिल बताए जा रहे हैं, जैसे शी जिनपिंग, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुछ ऐसे नाम जिनकी उम्मीद की जा रही थी, वो इस बार इसमें नहीं दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफी तेज चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि पिछले एक साल से जो छवि बनाई जा रही थी, उसे इस लिस्ट से चुनौती दे दी गई है। वहीं कुछ लोग इसे सिर्फ एक इंटरनेशनल मैगजीन का नजरिया बता रहे हैं, जो हर साल बदलता रहता है। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या सच में लोकप्रियता में कमी आई है या फिर यह सिर्फ चयन की प्रक्रिया का हिस्सा है, क्योंकि हर साल लिस्ट में बदलाव होता ही है। अब बात करते हैं बालेन शाह की, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वे नेपाल के सबसे युवा नेताओं में से एक हैं। उनकी उम्र करीब 36 साल बताई जा रही है और वे पहले काठमांडू के मेयर रह चुके हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है और फिर राजनीति में आगे बढ़ते हुए अब देश की कमान संभाली है। उनके बारे में यह भी दावा किया जा रहा है कि वे आम जनता से जुड़े हुए नेता हैं और सिस्टम में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके फैसलों को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही है, जैसे वीआईपी कल्चर को खत्म करने की बात, टैरिफ नियमों को सख्ती से लागू करना, नेताओं के काफिलों पर रोक लगाना और सरकारी खर्चों में कटौती जैसे कदम। यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने प्रशासन को ज्यादा जवाबदेह बनाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया है, जिससे आम लोग सीधे सवाल पूछ सके। शिक्षा और छात्र राजनीति को लेकर भी कुछ बड़े बदलावों की बात सामने आ रही है। हालांकि यहां यह समझना भी जरूरी है कि सोशल मीडिया पर चल रही ये जानकारी पूरी तरह सही हो, यह जरूरी नहीं होता। कई बार चीजें बढ़ा चढ़ाकर भी पेश की जाती है, इसीलिए किसी भी खबर को मानने से पहले उसकी पुष्टि करना जरूरी है। कुल मिलाकर एक तरफ इंटरनेशनल लिस्ट को लेकर बहस चल रही है, वहीं दूसरी तरफ नेपाल की राजनीति को लेकर नई नई बातें सामने आ रही है। अब सच्चाई क्या है, यह समय के साथ और साफ होती जाएगी। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि बालेन शाह ने साफ तौर पर यह बोल दिया है कि मेरी फोटो पार्लियामेंट, थाने या सरकारी दफ्तर में लगाने की जरूरत नहीं है देश के लोगों को। तो संदेश साफ है दोस्तों, 20 साल पहले भी भ्रष्टाचार किया तो उसकी सजा आज मिलेगी। वहीं नेपाल से एक और अपडेट आ रही है कि नेपाल के 7 पूर्व प्रधानमंत्रियों की संपत्ति की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। 100 से अधिक मंत्री भी जांच के दायरे में आ चुके हैं। नेपाल में 20 सालों के बीच सार्वजनिक पद पर रहे मुख्य राजनीतिक अधिकारियों की संपत्ति की जांच के लिए एक आयोग का गठन भी कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि बालेन शाह ने जो ये फैसला लिया है, अगर सही तरीके से लागू हो गया तो नेपाल को विकसित होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। वहीं हमारे देश में क्या हो रहा है? हमारे देश की जो मीडिया है वो खबरों को छुपा रही है। अभी अभी आईएमएफ ने बताया कि अर्थव्यवस्था के मामले में हमारे देश की रैंकिंग घट गई है, लेकिन टीवी मीडिया ये खबर नहीं दिखा रहा है। अब हम चौथी अर्थव्यवस्था की जगह 6वीं अर्थव्यवस्था में पहुंच गए हैं। दोस्तों, याद कीजिए, जब हम चौथी अर्थव्यवस्था हुए थे तब ये एंकर कैसे नाचते थे। अब इतनी बड़ी खबर को मीडिया दबा रहा है। मीडिया यह नहीं दिखा रहा है कि भारत अब 6वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। आखिर इसकी जिम्मेदारी कोई लेगा? दोस्तों, जब चौथी अर्थव्यवस्था बना था हमारा देश, तो इसका श्रेय लिया जा रहा था कि साहब की वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन अब 6वीं अर्थव्यवस्था बन गया हमारा देश, तो इसकी जिम्मेदारी भी तो लेनी चाहिए, जवाबदेही तो होनी चाहिए। वहीं एक और खबर यह आ रही है कि अब रूस से तेल नहीं खरीद पाएगा भारत। अमेरिका ने दिया झटका। अमेरिका के
ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अब रूसी और ईरानी तेल पर जनरल लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया जाएगा। ईरान युद्ध के बाद ईंधन संकट के बीच अमेरिका ने रूसी तेल खरीद पर दी गई छूट की मियाद 11 अप्रैल को खत्म कर दी है। इस दौरान भारत ने अपने पुराने और भरोसेमंद साझेदार रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल आयात किया है। तो मोदी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, पिछले 11-12 सालों की बात करें तो इन्होंने आखिर देश के लिए क्या उपलब्धि हासिल की है, इन्होंने देश की जनता को क्या दिया है, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। वहीं ईरान से दोस्तों एक बहुत दुखद खबर सामने आ रही है। ईरान में तो बहुत गजब हो गया है। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन के चलते पहली महिला को फांसी देने की तैयारी की जा रही है। हालांकि तारीख अभी तय नहीं है दोस्तों। इस महिला का नाम है बीटा हिम्मती। बीटा हिम्मती को फांसी दी जाएगी क्योंकि बीटा हिम्मती ने सरकार के खिलाफ आंदोलन प्रदर्शन किया था और पूरी दुनिया में ऐसा पहली बार हो रहा है जब सरकार के खिलाफ आंदोलन प्रदर्शन करने पर किसी महिला को फांसी दी जा रही है, वो भी ईरान में। बीटा हिम्मती पर आरोप है कि उन्होंने जनवरी में हुए देश भर के विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया और हिंसा में शामिल रही। इस मामले में उनके पति और 2 अन्य लोगों को भी दोषी माना गया है। इन सभी को अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फैसले के बाद उनकी संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। तो ईरान में ऐसा क्यों हो रहा है? ईरान में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर लोकतंत्र सही तरीके से बहाल नहीं हुआ है। वहां पर हमारे देश जैसे संविधान नहीं है। हमारे देश जैसे संविधान वहां पर होता और संविधान सही तरीके से लागू हुआ होता तो आज बीटा हिम्मती जैसे लोगों को फांसी की सजा नहीं होती। जहां जहां लोकतंत्र है वहां इस तरह के फैसले नहीं सुनाए जाते हैं। हालांकि अब हमारे देश में भी प्रदर्शन आंदोलन करने पर बिल्कुल लगभग पाबंदी ही लग चुकी है। कोई भी खुलकर आंदोलन प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। तो जहां जहां खुलकर आंदोलन प्रदर्शन हो रहे हैं वहां यह माना जाता है कि वहां लोकतंत्र बहाल है। लेकिन जहां लोग अपनी आवाज ना बुलंद कर पाए, प्रदर्शन आंदोलन ना कर पाए, वहां लोकतंत्र सिर्फ नाम मात्र का रह जाता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। टाइम मैगजीन ने जिस तरीके से स्वप्रभावशाली लोगों की सूची जारी की उसमें पीएम मोदी का नाम नहीं है, नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम है। आखिर मोदी का नाम इस सूची से गायब क्यों है और नेपाली पीएम का नाम इस सूची से जुड़ जाना, इसके पीछे आप लोग क्या वजह देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।